डियर स्टूडेंट्स, प्राइमरी डेटा कलेक्शन की मेथड्स हम डिस्कस कर रहे थे और प्रीवियस वीडियो तक हमने दो मेथड डिस्कस कर ली, मेथड ऑफ डायरेक्ट इंक्वायरी एंड मेथड ऑफ इनडायरेक्ट इंक्वायरी। आज हम ये वीडियो में डिस्कस करेंगे थर्ड मेथड और वो है मेथड ऑफ क्वेश्चनर। अच्छा, क्वेश्चनर का मतलब होता है कि अ लिस्ट ऑफ क्वेश्चन रिलेटेड टू द सर्वे। ये मेथड में क्या करते हैं कि हम सर्वे रिलेटेड जो क्वेश्चंस होते हैं वो पूरे एक क्वेश्चन का लिस्ट प्रिपेयर करते हैं और वो क्वेश्चन के अगेंस्ट रिस्पॉन्स देने के लिए, आंसर देने के लिए थोड़ी बहुत जगह रखते हैं जिसमें वो रिस्पोंडेंट अपना आंसर फिल कर सके। ठीक है, ऐसा पूरा एक लिस्ट ऑफ क्वेश्चन हम पूरा डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करते हैं जिसको हम बोलते हैं क्वेश्चनर। फिर ये क्वेश्चनर का जो लिस्ट है, जिसके पास से इंफॉर्मेशन लेनी है उस तक वो लिस्ट पहुंचाते हैं, ये क्वेश्चनर फॉर्म जिसको बोलते हैं, और उस पर उसके रिस्पॉन्स जो है वो कलेक्ट करते हैं और इससे जो डेटा बनता है वो जो हमारे पास डेटा जनरेट होता है, ठीक है, उस पर फिर हम आगे जाके एनालिसिस, इंटरप्रिटेशन करते हैं। तो ये एक काम है डेटा कलेक्शन के लिए जिसमें हम क्वेश्चनर डिजाइन करेंगे, ठीक है, और वो डिजाइन क्वेश्चनर जो है वो जिसके पास से इंफॉर्मेशन लेनी है वहां तक उसको भेजेंगे। अच्छा, जो क्वेश्चनर हम बनाएंगे और वो क्वेश्चनर जिसके पास हम भेजेंगे, मतलब उसको फील्ड पर एक्चुअली एडमिनिस्टर करना, उसको बोलते हैं एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ क्वेश्चनर। तो क्वेश्चनर को एडमिनिस्टर करना जो है वो दो तरीके से किया जाता है। एक तो चीज समझ लो कि ये मेथड सक्सेस तभी हो सकती है कि क्वेश्चनर बनाने वाला, क्वेश्चन ड्राफ्ट करने वाला पर्सन एक्सपर्ट हो और उसने कैसे अच्छे क्वेश्चन डिजाइन किए हैं जिससे जो इंफॉर्मेशन लेनी है, जो सर्वे रिलेटेड डेटा है वो प्रॉपरली कलेक्ट हो सकता है। मतलब ड्राफ्टिंग ऑफ क्वेश्चन ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टास्क है। और दूसरा है कि जो इंफॉर्मेशन दे रहा है वो कितना अवेयर है या कितना एक्यूरेट है या कितना ऑनेस्ट है, कितना न्यूट्रल है, उस पर भी होता है कि वो आंसर देने वाला सही बंदा होना चाहिए। ये दोनों चीजों पर ये मेथड का सक्सेस डिपेंड करता है। अब क्वेश्चनर तो डिजाइन हो गई है, वो डिजाइन क्वेश्चनर हमें जिसके पास इंफॉर्मेशन लेनी है उसके पास भेजनी है, उसको बोलते हैं एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ क्वेश्चनर, या आप बोल सकते हो कि वी नीड टू एडमिनिस्टर द क्वेश्चन। क्वेश्चनर को एडमिनिस्टर करना है और क्वेश्चनर को फील्ड में एडमिनिस्टर करने के लिए हमारे पास दो टेक्निक है। या तो हम क्वेश्चनर को बाय पोस्ट, ठीक है, भेजेंगे जिसके पास से इंफॉर्मेशन लेना है, या किसी बंदे को, इसको बोलते हैं एन्यूमरेटर को भेजेंगे क्वेश्चनर लेके और जाके वो इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेगा। तो मेथड ऑफ क्वेश्चनर जो है वो दो पार्ट में डिवाइड की जाती है। एक पार्ट है क्वेश्चनर बाय पोस्ट और दूसरा पार्ट है क्वेश्चनर बाय एन्यूमरेटर्स। तो वन बाय वन हम दोनों को डिटेल में समझेंगे। बाय पोस्ट क्या है और बाय एन्यूमरेटर क्या है, इसका बैकग्राउंड में आपको दे दूं तो हमने जो क्वेश्चनर प्रिपेयर की है वो क्वेश्चनर हम बाय पोस्ट, मतलब जिसके पास से इंफॉर्मेशन लेनी है उसको बाय पोस्ट भेजेंगे और बोलेंगे कि आप इसका आंसर जो फिलअप करके हमारे वहां फिर से रिप्लाई भेज दो। और दूसरा है कि हम किसी बंदे को भेजेंगे जिसको बोलते हैं एन्यूमरेटर, ठीक है, वो क्वेश्चनर लेके जाएगा और जो जाके ही फिलअप करवा के वो लेके आएगा। तो ये दो पैटर्न काम करती है। चलिए वन बाय वन दोनों का मीनिंग, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस देख लेते हैं तो काफी कुछ क्लियर हो जाएगा। चलिए, तो दो मेथड क्वेश्चनर में हम पढ़ने वाले हैं, एक है बाय पोस्ट और दूसरा है बाय एन्यूमरेटर। तो यहां पर पहले हम डिस्कस कर लेते हैं क्वेश्चनर बाय पोस्ट। अच्छा, ये मेथड में कैसे वर्क होता है पहले इंट्रोडक्शन में वो समझ लेते हैं कि a questionnaire is prepared first of all,
then this questionnaire form is sent by post to the informant from whom we seek information. जिसके पास हमें इंफॉर्मेशन चाहिए उसको हम ये पूरे फॉर्म जहां पर भी है वहां पर हम उसको बाय पोस्ट भेज देंगे। आज उसके साथ एक हम रिक्वेस्ट लेटर या जिसको आप बोलोगे कवरिंग लेटर भेजेंगे। वो रिक्वेस्ट लेटर या कवरिंग लेटर में पूरी डिटेल्स लिखेंगे कि भाई हम क्यों ये सर्वे कर रहे हैं, उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है, पर्पस क्या है, हाउ इट विल बी बेनिफिटेड टू यू इन पर्सन एंड इन जनरल और सोसाइटी एट लार्ज, क्या बेनिफिट मिलेगा ये आप बताएंगे। उसके साथ साथ आप वो लेटर में ऐसा एश्योरेंस भी देते हैं ये कि ऑल द इंफॉर्मेशन विच यू विल प्रोवाइड विल रिमेन टोटली कॉन्फिडेंशियल, ठीक है, वो उसका सीक्रेसी प्रॉपरली मेंटेन किया जाएगा और कहीं पर भी इसको हम लीक नहीं करेंगे। तो उसका एक एश्योरेंस देना होता है जिससे ट्रस्ट का एनवायरनमेंट हो, क्रिएट हो, उसकी वजह से। साथ में आपको एक सेल्फ एड्रेस स्टैम्प एनवेलप भी उसके साथ भेजा जाता है कि ताकि वो स्टैम्प का या पोस्टल एक्सपेंस जो है वो रिस्पोंडेंट को लिए खर्चा ना हो। रिस्पोंडेंट वो खर्चा करना होगा तो रिस्पॉन्स ही नहीं करेगा, हो सकता है क्योंकि सर्वे आप कर रहे हो, रिसर्च आपका है, मैं क्यों खर्चा करूं, ऐसा उनको लगता है। तो इस तरीके का एक सेल्फ एड्रेस स्टैम्प एनवेलप भी आपको भेजना होता है। और उसके साथ साथ कभी कभी ज्यादा मोटिवेट करने के लिए सरप्राइज गिफ्ट इज ऑलवेज अवेटेड फॉर यू इफ यू रिस्पॉन्ड इट विद इन स्टिपुलेटेड टाइम पीरियड। तो आपको कुछ ना कुछ गिफ्ट मिलेगा, ऐसा भी बोल सकते हो। और कई बार ऐसा बोलते हैं कि गिफ्ट मिलेगा और कभी कभी ये जो आप रिस्पॉन्स दे रहे हो वो पूरे सर्वे करने के बाद ये पूरी इंक्वायरी का जो फाइनल रिपोर्ट है वो रिपोर्ट की कॉपी भी आपके साथ हम शेयर करेंगे, ऐसा भी बोल सकते हैं। सो दैट दे विल बी मोटिवेटेड टू नो कि हाँ भाई हमने जो इसको रिस्पॉन्स दिया है वो सर्वे का रिजल्ट क्या आया। तो इस तरीके से इसको कंडक्ट किया जाता है और जो भी इंफॉर्मेशन उसके बाद वो जो टाइम पीरियड में रिस्पॉन्स देते हैं वहाँ से जो डेटा जनरेट होता है उस पर आगे का स्टडी करते हैं। तो ये मेथड अप्लाई करने की टेक्निक ये है, मतलब ये क्वेश्चनर एडमिनिस्टर करने की ये एक टेक्निक है। अच्छा, इसमें कुछ एडवांटेज है तो काफी कुछ डिसएडवांटेज है। जैसे एडवांटेज देखा जाए तो एक तो आपको सीधा समझ में आ जाएगा कि हाँ भाई कि एक एडवांटेज तो है कि एरिया ऑफ इन्वेस्टिगेशन कितना भी लार्ज हो, ये मेथड से हम क्विकली और विथ लेस फंड डेटा कलेक्ट कर सकते हैं क्योंकि पोस्टेज का इतना खर्चा नहीं होता और पोस्ट हम दुनिया के किसी भी कोने में, मतलब इफ और योर रिस्पोंडेंट इज स्प्रेडेड ओवर लार्ज ज्योग्राफिकल एरिया, फील्ड ऑफ इंक्वायरी इज वेरी लार्ज ज्योग्राफिकली, तो भी हम ये मेथड इजीली अप्लाई कर सकते हैं। तो फर्स्ट एडवांटेज यही है कि द मेथड इज वेरी सिंपल, क्विक एंड इकोनॉमिकल, कैन बी अप्लाइड टू एनी साइज एरिया ऑफ इन्वेस्टिगेशन। ज्योग्राफिकल एरिया कितना भी लार्ज हो हम इसको इजीली अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा जो एडवांटेज है उस पर मैंने लिखा है रिस्पोंडेंट और उसके बाद क्वेश्चन मार्क है और इसके बाद यहां लिमिटेशन में भी रिस्पोंडेंट और क्वेश्चन मार्क है। मतलब रिस्पोंडेंट कैसा है उस पर काम होता है। जैसे कि मान के चलो कि रिस्पोंडेंट इज लिटरेट, एजुकेटेड, अंडरस्टैंड्स द सीरियसनेस और यू कैन से ऑब्जेक्टिव ऑफ इंक्वायरी, वो समझ सकता है, ठीक है, कोऑपरेटिव नेचर है, वो समझता है कि रिसर्च की क्या वैल्यू होती है और वो टाइमली पूरा आंसर दे दे और फिलअप करके दे, मतलब वो रिस्पॉन्सिव हो, प्रो हो इसके बारे में, ये इंक्वायरी के बारे में। तो ऐसे केस में आपको एक्यूरेट और प्रॉपर डेटा टाइमली क्विकली मिल सकता है। मतलब रिस्पोंडेंट एजुकेटेड होना चाहिए क्योंकि आप जो क्वेश्चनर भेज रहे हो वो पढ़ तो सके, ऐसा एजुकेटेड होना चाहिए। तो ये मेथड का सक्सेस तब होगा और ऐसी सिचुएशन में ये मेथड एडवांटेजियस है कि रिस्पोंडेंट इज लिटरेट, एजुकेटेड, सिंसियर, कोऑपरेटिव, ठीक है, एंड एबल टू अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंस ऑफ इंक्वायरी। तो उस वक्त वो प्रॉपर रिस्पॉन्स भी देगा, करेक्ट आंसर भी देगा, तो आपको अच्छा सा डेटा मिल जाएगा। लेकिन यही चीज को मैं डिसएडवांटेज में लिख सकता हूं।
लिमिटेशन कि सपोज रिस्पोंडेंट इज इलिटरेट, नॉट सीरियस एंड नॉट वेरी अवेयर विद द पर्पज ऑफ रिसर्चर, और ऐसे केस में इलिटरेट है तो वो तो पढ़ ही नहीं पाएगा, तो पोस्ट आएगा कुछ भी देखेगा वो पढ़ेगा नहीं, काला अक्षर भैंस बराबर फाड़ के फेंक देगा, ठीक है। तो इलिटरेट होगा, अनएजुकेटेड होगा, या फिर लेस रिस्पॉन्सिव होगा, या केयरलेस होगा, ठीक है, अनअवेयर होगा, तो ऐसे रिस्पोंडेंट होंगे तो ये मेथड सक्सेसफुली वर्क नहीं करेगी, ये उसका लिमिटेशन में चला जाएगा। क्या होता है, और दूसरा लिमिटेशन है रिस्पॉन्स ही नहीं मिलता। कभी कभी एजुकेटेड है, लिटरेट है, लेकिन ये वो ऐसा सोचते हैं कि कोई भी इंफॉर्मेशन हमें क्यों देनी है, या फिर कभी कभी वो केयरलेस होता है कि ऐसे तो कई सारे कागज पत्तर आते रहते हैं, भाई हमें क्या लेना देना, हर एक का थोड़ी आंसर देते रहेंगे, ठीक है। तो उसका एटीट्यूड उस तरीके का कि तो वो रिस्पॉन्स भी नहीं देता, रिप्लाई भी नहीं देता। तो हमने तो कई सारे क्वेश्चनर भेजे हुए हैं लेकिन 10% का भी रिस्पॉन्स नहीं आया, तो हम अपना रिसर्च कैसे कंडक्ट करें या कंप्लीट कैसे करें। ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है नो रिस्पॉन्स का, क्योंकि लोग कुछ भी कहने के लिए तैयार है, आप पूछो तो जवाब देंगे ओरली, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि हम खुद लिख के अपने हाथ से रिटर्न फॉर्म में कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं देंगे, डरते हैं, ठीक है। तो डर की वजह से या केयरलेसनेस की वजह से या एटीट्यूड की वजह से रिस्पॉन्स नहीं आता, रिप्लाई नहीं आता, हमको चाहिए उतना प्रॉपर डेटा नहीं मिलता, ये एक लिमिटेशन है। दूसरा एक लिमिटेशन ये है कि कभी कभी रिस्पॉन्स मिल भी जाए, लेकिन हो सकता है कि जो रिस्पॉन्स, क्योंकि आप सामने बैठे हो और मैं बोलूँ कि चलिए इसका मुझे आंसर आप दे सकते हो, आप क्या, तो शायद वो प्रॉपर आंसर दे, या डर के मारे, या मोरालिटी के इश्यू के ध्यान को लेके, ठीक है, या पर्सनल टच की वजह से वो शायद सही आंसर दे दे, लेकिन दूर बैठा है, कोई लेना देने, कुछ भी लिखो तो गलत आंसर भी दे सकता है। पूछे कि आपकी इनकम कितनी है, तो 2 लाख की इनकम हो तो वो बोलेगा 10,000 की इनकम है, जानबूझ के कम बोलेगा, ठीक है। तो ऐसा हो सकता है कि वो रॉन्ग रिस्पॉन्स दे या इम्प्रॉपर रिप्लाई दे, जो देना चाहिए उसके अलावा कुछ और रिप्लाई दे दे, केयरलेस रिप्लाई दे, ठीक है, इनकम्प्लीट रिप्लाई दे। ये सब वही में है कि पूरे क्वेश्चनर में सपोज आपने 20 क्वेश्चन पूछे हैं और वो 5 के आंसर देता है, 15 के आंसर ही नहीं देता है, तो इनकम्प्लीट फॉर्म आपको मिलेंगे, केयरलेसली लिखे हुए फॉर्म मिलेंगे। केयरलेसली मतलब समझ के चलो कि जानबूझ के गलत चीजें लिखते हैं। जैसे वी यूज टू डू सो, मैं एक एग्जांपल दे सकता हूं कि हम जब कॉलेज में पढ़ते थे तो क्या है कि वो हर बुक के आगे एक फीडबैक फॉर्म होता था। तो फीडबैक फॉर्म वैसे लाइब्रेरी में जाके कुछ काम नहीं करना होता, पढ़ाई वढ़ाई छोड़ दो, अपने तो क्या है वो फीडबैक फॉर्म लेके बैठ जाए, बुक तो लेनी पड़ती है, तो कोई भी बुक ले लेते थे। फिर वो फीडबैक फॉर्म में वो पूछते थे कि भाई आपको ये बुक कहाँ से कैसा लगा, उसका टाइटल कैसा लगा, एक्सप्लेनेशन कैसा लगा, ये सब उसके कुछ सवाल होते हैं, जैसे बुक की क्वालिटी क्या है उसके बारे में वो जानना चाहते हैं, आपको अच्छी लगी बुरी लगी, ठीक है। आप तो उसमें एक क्वेश्चन जनरली ऐसा होता था जो हम हमेशा फिलअप करके भेजते थे, क्योंकि हमको क्या लेना देना नहीं था, हमने तो वो डाल दिया, फिर जो पढ़ेगा वो सुनेगा, ठीक है। तो पूछते हैं कि हु हैज रिकमेंडेड दिस बुक, तो हम ऐसे ही लिख देते किसी का भी नाम, कभी कभी वैसे हमने एक बार लिखा था लालू प्रसाद यादव, तो कोई किसी को लगे कि ये केयरलेस आंसर है, ऐसा होता था, ठीक है, क्योंकि आप सामने नहीं बैठे हो, दूर बैठे हो, कोई कुछ भी लिख के दे सकता है। तो केयरलेस इनकम्प्लीट रिप्लाई के चांसेस बहुत होते हैं ऐसी सिचुएशन में। और जो भी आंसर किसी ने दिया हुआ है, जो फॉर्म फिलअप करके आया है, उसको हम वेरीफाई नहीं कर सकते एक्यूरेसी है कि नहीं, क्रॉस चेक नहीं कर सकते कि ये सही बोल रहा है या गलत बोल रहा है। तो इसका ये मतलब होता है कि हमें हमेशा डाउट रहेगा डेटा की एक्यूरेसी पे। और हमारे यहाँ पोस्टल डिपार्टमेंट काफ़ी समझ के चलो नामचीन है एक चीज़ में कि वो अनयूजुअल डिले करता है। कभी एड्रेस प्रॉपर नहीं होता, उसकी वजह से भी हो सकता है, और कभी कभी पोस्टल डिपार्टमेंट जो है उसका, ठीक है, काम करने का तरीका ऐसा है कि हम टाइमली डेटा कलेक्ट ही नहीं कर पाते और अनयूजुअल डिले हो जाता है। तो ये कुछ ये डिसएडवांटेज मेथड का नहीं है, लेकिन
हमारे वर्क कल्चर का है, लेकिन फिर भी ये मेथड से काम करेंगे तो वो डिसएडवांटेज भी हमें सहन करना पड़ेगा। तो उसको लिमिटेशन में ले लेते हैं कि कभी कभी अनयूजुअल डिले हो जाता है ड्यू टू इनएफिशिएंसी ऑफ पोस्टल डिपार्टमेंट और सम अदर रीजन लाइक रॉन्ग एड्रेस, ठीक है, ये भी हो सकता है, या इम्प्रॉपर इनकम्प्लीट एड्रेस, उसकी वजह से हमारे क्वेश्चनर फॉर्म भी रिस्पोंडेंट के पास टाइमली ना पहुंचे, और टाइमली पहुंचे तो हो सकता है कि हमारे पास रिप्लाई टाइमली ना आए। दोनों तरीके से हमें डिपेंड रहना पड़ता है पोस्टल डिपार्टमेंट पर। तो ये थे उसके डिसएडवांटेज। चलिए अब आगे की मेथड भी देख लेते हैं, क्वेश्चनर बाय एन्यूमरेटर, उसका भी डिटेल डिस्कशन करते हैं। चलिए अब देख लेते हैं क्वेश्चनर बाय एन्यूमरेटर। अब ये मेथड में क्या होता है कि जब हम पोस्ट में वो क्वेश्चनर भेजते थे, उसके बजाय हम क्या करेंगे, एन्यूमरेटर्स को अपॉइंट करेंगे कई सारे। हाँ, ऑफ कोर्स उनको प्रॉपरली ट्रेन करेंगे, और उसके बाद ये टीम ऑफ एन्यूमरेटर्स को अलग अलग एरिया या अलग अलग रिस्पोंडेंट का लिस्ट देके बोलेंगे कि आप इनके पास खुद जाओगे, डेली कुछ टास्क होगा कि एक दिन में 10 या 15 लोगों को आपको मिलके ये डिटेल फिलअप करवानी होगी, या 5 लोगों को मिलना है, जो भी है। तो उस हिसाब से कई सारे एन्यूमरेटर्स को अपॉइंट करेंगे, ट्रेन करेंगे, और फिर उन लोगों को ये क्वेश्चनर फॉर्म दे देंगे। मास्टर फॉर्म भी उनके पास होगा, और जो फॉर्म मास्टर फॉर्म वो बताएगा किसको, जिसके पास इन्फॉर्मेशन लेनी है, और वो क्वेश्चनर के हिसाब से क्वेश्चन ऑर्डरली पूछेगा, और वो जो आंसर देगा रिस्पोंडेंट वो खुद ही नोट करेगा, ठीक है, और फिर उस हिसाब से डेटा कलेक्ट करके वो हमारे पास फिर से आ जाएगा और बोलेगा कि ये इतने सारे फॉर्म्स हमने फिलअप करवा लिए हैं और आप यहाँ से डेटा जनरेट हो चुका है। तो ये पैटर्न से काम करते हैं, जिसमें हम क्वेश्चनर को फील्ड में एडमिनिस्टर करने के लिए बाय पोस्ट का यूज नहीं करेंगे, लेकिन एन्यूमरेटर्स को ही फील्ड में भेज के डेटा कलेक्ट करेंगे। ये एक टेक्निक भी है, जिससे कई सारे एडवांटेज है। जो बाय पोस्ट में कुछ प्रॉब्लम होता था वो रिमूव हो जाएगा। जैसे कि एक तो सिंपल सा काम है कि आपको वो कंप्लीट, करेक्ट एंड रेलेवेंट इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। वहां क्या होता था, केयरलेस आंसर देते थे, इनकम्प्लीट होता था, ठीक है, कुछ भी लिखा होता था, रेलेवेंट ना भी हो ऐसे भी कुछ चीजें लिख देते थे, सही गलत कुछ भी। तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चनर खुद हमारा एन्यूमरेटर ही फिल कर रहा है। तो एक भी चीज बाकी नहीं रहेगी, और प्रॉपर आंसर, उसमें कुछ वो लगे कि कुछ इररिलेवेंट इंफॉर्मेशन है तो वहां पर ही वो क्लियर करके प्रॉपरली फिलअप करके लेके आएगा। तो ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज है कि आपको कंप्लीट, करेक्ट एंड रेलेवेंट इंफॉर्मेशन मिलेगी। दूसरा, जो भी आंसर मिलेगा वो वेरीफाइबल होगा अबाउट इट्स करेक्टनेस। हम उसको वेरीफाई करेंगे कि ये करेक्ट है कि नहीं। क्वेश्चनर जब एडमिनिस्टर हो रही है तब फील्ड में ही एन्यूमरेटर ही वेरीफाई कर लेगा कि भाई आप ये आंसर आप दे रहे हो वो करेक्ट है कि नहीं है। वो वहां पर वो चेक कर सकता है, वेरीफाई कर सकता है। कुछ और क्वेश्चन भी उसको दिमाग में आएंगे और उस हिसाब से, और वो सामने बैठा है तो ज्यादातर इनकरेक्ट आंसर के चांस भी कम हो जाते हैं। और कोई इलिटरेट लोग है, अनएजुकेटेड लोग है, ठीक है, तो वो तो बोलेगा कि हमको तो पढ़ना ही नहीं है, तो आपने पोस्ट में कुछ भेज दिया लेकिन हम पढ़ते नहीं, काला अक्षर भैंस बराबर, क्या करेंगे। तो इसकी कोई टेंशन नहीं है यहाँ पर, क्योंकि एन्यूमरेटर तो पढ़ा हुआ है। आपको पढ़ना नहीं आता, ठीक है, लेकिन मैं पूछूंगा आप उसका आंसर दो, हम तो बोल रहे हैं। तो लैंग्वेज का बैरियर निकल जाएगा, या फिर वो एजुकेशन नहीं है या इलिटरेसी है, तो भी ये मेथड काम कर सकती है। तो ये एक एडवांटेज है कि ऐसा जो मास है जो अनएजुकेटेड है, इलिटरेट है, जो बाय पोस्ट वाली मेथड में वो रिस्पांस नहीं दे पा रहा था, उनके पास से भी हम यहाँ पर रिस्पांस ले सकते हैं। तो इलिटरेट पर्सन हो तो भी ये मेथड हम एडमिनिस्टर फील्ड में कर सकते हैं। अनयूजुअल जो डिले होता था वो पोस्टल डिपार्टमेंट की वजह से, ठीक है,
या फिर जानबूझ के कोई रिस्पॉन्स देने में देरी करता था, तो उसकी वजह से जो बहुत डिले हमको रिस्पॉन्स मिलता था वो नहीं हो पाएगा, क्योंकि यहाँ टाइमली काम खत्म हो जाएगा। एन्यूमरेटर अपने हिसाब से वो खुद भी एक ऑनेस्ट एन्यूमरेटर है, इंटीग्रेटेड है अपने काम के लिए, ठीक है, तो उसकी इंटीग्रिटी भी प्रॉपर है, तो वो टाइमली काम खत्म कर देगा। तो अनयूजुअल डिले जो था उसको हम यहाँ पर अवॉइड कर सकते थे। वैसे पोस्टल डिपार्टमेंट तो यहाँ से बिल्कुल रास्ते में है ही नहीं, वो तो पहले से ही क्वेश्चन के बाहर निकल जाता है। तो ये एक एडवांटेज है कि नो अनयूजुअल डिले। और किसी को कोई डाउट हो, आप कोई क्वेश्चन पूछो, बाय पोस्ट आपने भेजा हुआ है, वो क्वेश्चन पढ़ के उसको लगता है कि ये कंफ्यूजन है, इसमें क्या आंसर दूं, कौन से सेंस में पूछा है, मैं समझ नहीं पा रहा हूं, तो कुछ नहीं कर सकते। लेकिन वहां पर जो रिस्पोंडेंट है वो पूछेगा कि मैं समझ नहीं पाया, आप क्या कहना चाहते हो, उसको जरा प्रॉपरली समझाओ, कुछ डाउट है तो वो ऑन द स्पॉट हम उसको क्लियर कर सकते हैं। और यहाँ पर एक ये भी एडवांटेज है कि स्पॉट पर हमारा एन्यूमरेटर खुद मौजूद है और उसको ऐसा लगे कि ये आंसर के साथ साथ कुछ और चीजें पूछनी है, तो वो सप्लीमेंट्री क्वेश्चन पूछ के अपनी नोटबुक में एडिशनली लिख के रख सकता है कि इसके रेफरेंस में ये भी कुछ हमने पूछ लिया था और ये इसका आंसर है। तो ऑन द स्पॉट डाउट क्लियर हो जाता है, और उसके साथ साथ कुछ सप्लीमेंट्री क्वेश्चन पूछने हैं तो भी ये पॉसिबल होता है, ठीक है। वास्ट फील्ड में भी ये एप्लीकेबल है, ज्यादा एन्यूमरेटर अपॉइंट करेंगे लेकिन एरिया ऑफ इन्वेस्टिगेशन लार्ज है तो भी हम ये मेथड अप्लाई कर सकते हैं। डिफरेंट लैंग्वेज का यूज कर सकते हैं, ऑफ कोर्स कर सकते हैं लैंग्वेज, क्योंकि हम जो क्वेश्चनर बना रहे हैं वो एक लैंग्वेज में होगी, लेकिन जो रिस्पोंडेंट के पास लैंग्वेज है वो लैंग्वेज में उसको एक्सप्लेन तो कर सकते हैं कि भी एन्यूमरेटर बोलेगा कि क्वेश्चनर ये लैंग्वेज में है लेकिन आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है, आपकी लैंग्वेज अलग है, तो मैं ट्रांसलेशन करके आपको बता दूं कि ये पूछना चाहते हैं। तो डिफरेंट एरिया में डिफरेंट लैंग्वेज का भी यूज करना हो तो हम कर सकते हैं। और क्वेश्चन का कोई आंसर नहीं दे रहा है, उसको ट्रस्ट का एनवायरनमेंट क्रिएट करने की जरूरत है, समझाने की जरूरत है, तो डिफरेंट टैक्ट अप्लाई करने पड़ेंगे हमको। तो वो टैक्ट भी हम अप्लाई करना चाहे तो यहां कर सकते हैं, क्योंकि हमारा बंदा, हमारा एन्यूमरेटर स्पॉट पर मौजूद है, उसकी वजह से ये पॉसिबल बन सकता है। लेकिन इसके साथ साथ डिसएडवांटेजेस भी है, जैसे कि ये मेथड कॉस्टली है। कॉस्टली कैसे हुई मैं आपको बताऊं। देखो, कई सारे एन्यूमरेटर्स को अपॉइंट करना, उनको ट्रेनिंग देना, ट्रेनिंग के बाद उनको फील्ड में भेजना, और जब तक वो डेटा कलेक्ट ना करे तब तक उनका सैलरी या एडिशनल खर्चा, टीएडीए जो सब होता है वो हमें बेयर करना पड़ता है। तो पूरा खर्चा ये बहुत हो जाता है डेटा कलेक्शन में। हो सकता है कि हमारी इंक्वायरी का पूरा बजट जो है वो उसका बहुत सारा पोर्शन सिर्फ और सिर्फ इनका डेटा कलेक्शन के लिए ही खर्च हो जाए, फिर बाकी की इंक्वायरी के लिए बहुत कम पैसा बचे, ऐसा भी हो सकता है। तो ये एक कॉस्टली मेथड है। दूसरा ये है कि पैसा खर्चा जितना करो उसके बाद भी हो सकता है कि हमको एक्सपर्ट, एक्सपीरियंस एन्यूमरेटर्स ना मिले। कई बार ऐसा होता है कि एजेंसी ज्यादा खर्चा करने के लिए तैयार है, इन्वेस्टिगेटर खर्चा ज्यादा हो तो करने के लिए तैयार है, लेकिन उसका इंटेंशन ये होता है कि मुझे एक्सपर्ट एन्यूमरेटर्स चाहिए। तो रेडीमेड कभी कभी एक्सपर्ट एन्यूमरेटर्स नहीं मिलते, और मिलते हैं तो हमें जितनी नंबर्स में चाहिए उतने नहीं मिलते, तो उसके लिए हमको उनको ट्रेन करना पड़ता है। तो ट्रेनिंग के लिए भी हम तैयार है, चलो, लेकिन हो सकता है कि हम कितनी भी ट्रेनिंग दे लेकिन कुछ ऐसे एन्यूमरेटर्स होंगे जो प्रॉपरली ट्रेन नहीं हुए होंगे। तो ऐसे केस में क्या होता है कि हमें एक्सपर्ट एन्यूमरेटर मिलते नहीं है, मिलते हैं तो कम नंबर्स में मिलते हैं, बाकी को ट्रेन करना पड़ता है, और ट्रेनिंग देने के बाद भी पॉसिबल है कि वेल ट्रेन एन्यूमरेटर्स सभी ना हो, कुछ हमें अनट्रेन या हाफ ट्रेन एन्यूमरेटर से काम चलाना पड़े, और हो सकता है कि उसकी वजह से हमारा डेटा कलेक्शन जो है उतना एक्यूरेट ना हो, रिलायबल ना हो, क्योंकि हमारे एन्यूमरेटर्स प्रॉपर नहीं है। तो ये एक लिमिटेशन है।
उसके साथ साथ एक बहुत बड़ा पॉइंट ये है कि टाइम कंज्यूमिंग है ये मेथड, क्योंकि पोस्ट को या लेटर को जाने में जितना टाइम लगता है उससे कहीं ज्यादा टाइम अलग अलग लोगों को इंडिविजुअली मिलने में जाएगा। कई सारे हमने एन्यूमरेटर्स अपॉइंट किए होंगे, फिर भी ये होता है कि टाइम ओवरलैप, अपॉइंटमेंट का टाइम ओवरलैप हो जाता है। मैंने वो डायरेक्ट इंक्वायरी में भी आपको बताया था कि कभी कभी एक ही टाइम पे 3 या 4 रिस्पोंडेंट आपको अपॉइंटमेंट दे दे तो आप किसी एक को ही जस्टिस दे पाओगे, बाकी के 2-3 के लिए फिर से आपको टाइम लेना पड़ेगा, फिर से अपॉइंटमेंट लेनी पड़ेगी। हो सकता है कि फिर से जब आप अपॉइंटमेंट लो तो आपकी अवेलेबल टाइम पे या उनके अवेलेबल टाइम पे कोई कॉमन टाइम मिले ही नहीं और अनयूजुअली इसके लिए डिले होता जाए और डेटा कलेक्शन का काम धीरे 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 डिले होता जाए। तो ये एक पॉइंट है कि ये टाइम कंज्यूमिंग उसकी वजह से हो रहा है। और जैसे मैंने वो डायरेक्ट इंक्वायरी में बोला था उसके सभी डिसएडवांटेज आप यहां पर बोल सकते हो कि ड्यू टू डिस्ट्रस्ट, लैक ऑफ अवेयरनेस या लैक ऑफ एजुकेशन, ठीक है, हो सकता है कि एंड इंक्रीज क्राइम रेट, people are not ready to respond to any person, even sometimes they don't allow that enumerator to enter in the house। हो सकता है कि उसका इंसल्ट कर दे, ठीक है, मुंह पे दरवाजा बंद कर दे, ये सब हमने सुना हुआ है, ऐसा रियल में होता भी है, क्योंकि कई सारी ऐसी इंसिडेंट्स बने हुए हैं सोसाइटी में जिसके डर की वजह से लोग रिस्पांस नहीं देते हैं। तो ये एक प्रॉब्लम होता है लो रिस्पांस का, इंसल्ट ऑफ एन्यूमरेटर्स ये भी होता है। और कई बार ये होता है कि एन्यूमरेटर्स खुद ही इतने केयरलेस होते हैं, अपने काम के लिए ऑनेस्टी शायद वो उतनी ना दिखा पाए, ठीक है, तो डेली उनको टास्क दिया है कि 10 फॉर्म फिलअप करने हैं तो वो 1 या 2 को मिलेगा, बाकी के 8 खुद ही फिलअप कर देगा या आजू बाजू में से किसी को बोल देगा 10 पड़ोसी में से कि भाई चलो आप मेरे 5 पड़ोसी इधर, ये 5 नेबर इधर, सबको बोल दिया कि एक काम करो, चलिए आप फॉर्म फिलअप करके मुझे दे दो। और हर एक को अलग अलग आंसर देना है अपने रिलेटिव से, कहीं से भी फॉर्म, मतलब एक्चुअली जिसके पास से डेटा लेना था उसके बजाय किसी और के पास से या खुद ही फिलअप कर ले। तो ऐसे केयरलेस, ठीक है, डिसऑनेस्ट एन्यूमरेटर हो तो पूरे डेटा कलेक्शन पर इसका इंपैक्ट होगा और इंफॉर्मेशन जो आपको मिलेगी वो डिस्टॉर्टेड होगी, करेक्ट नहीं होगी। और ऑफ कोर्स पर्सनल बायस भी यहाँ पर काम करता है, क्योंकि यहाँ पर इन पर्सन रिस्पोंडेंट के साथ हमारा एन्यूमरेटर मिल रहा है, तो रिस्पोंडेंट और एन्यूमरेटर के बीच जो एटमॉस्फेयर है वो अच्छा ना हो, या वो पहले भी मिले हुए हो एक किसी ऐसे सिचुएशन में, या पहले भी उन दोनों का इंटरेक्शन हुआ हो और उसकी वजह से दोनों कोई ना कोई बायसनेस एक दूसरे के लिए प्रेजुडाइज लेके चलते हैं, तो जो इंफॉर्मेशन मिलेगी उसमें भी ये इसका इम्पैक्ट होगा। तो ये पर्सनल बायस विल ऑल्सो बी देयर, तो ये इसका डीमेरिट है, लिमिटेशन है। देखो ये पूरी मेथड बाय पोस्ट या बाय एन्यूमरेटर दोनों को आप कंपेयर कर सकते हो और उसके साथ बाकी की 2 मेथड जो पहले हमने पढ़ी वो भी हम समझे। तो डायरेक्ट इंक्वायरी, इनडायरेक्ट इंक्वायरी या मेथड ऑफ क्वेश्चनर, ये तीनों मेथड के अपने अपने कुछ एडवांटेजेस है, कुछ डिसएडवांटेजेस है, अलग अलग सिचुएशन के हिसाब से हम उसको अप्लाई करेंगे। आप तीनों मेथड या आप समझो चारों मेथड को कंपेरेटिवली भी समझो और उस हिसाब से अपना क्या बोलते हो आउटलुक या एंगल डेवलप करो, ठीक है। चलिए तो ये वीडियो मैं यहाँ पर ख़त्म करता हूँ। इसके रिलेटेड एक छोटा सा क्वेश्चन है, वो शॉर्ट नोट में कई बार आता है कि क्वेश्चनर का जो ड्राफ्टिंग है वो भी एक आर्ट है। ऐसे ही क्वेश्चन ड्राफ्ट नहीं किए जाते, किस तरीके से क्वेश्चनर ड्राफ्ट करनी चाहिए, तो उसके लिए भी आपको कुछ गाइडिंग प्रिंसिपल याद रखने हैं। या आइडियल क्वेश्चनर किसको बोल सकते हैं कि इस तरीके की हो तो वो क्वेश्चनर अच्छी मानी जाएगी, जिसको बोलते हैं रिक्विजिट्स ऑफ गुड क्वेश्चनर। इसका डिस्कशन सेपरेटली मैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में करने वाला हूं। यहां पर हम ये वीडियो सेशन खत्म करते हैं। थैंक यू वेरी मच।